अब आपको देखते हैं 6C का क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 6C है बेटा यहाँ पे आपका एबीसी लिमिटेड क्या है, एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्या करती है, ऑटोमेटिव पार्ट्स को प्रोड्यूस करती है। द कंपनी हैज अ वर्कफोर्स, जिसके यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, 150 लोग यहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, इंक्लूडिंग बोथ जो कि प्रोडक्शन लाइन के भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सबको मिला करके। एबीसी लिमिटेड टिपिकली अवार्ड्स एनुअल बोनसेस दिए जाते हैं यहाँ पे टू इट्स एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कंपनी प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट के बेसिस पे। अपॉन कंडक्टिंग इंटरवल इन्वेस्टिगेशंस एंड रिव्यूइंग सर्विलेंस फुटेज, द मैनेजमेंट डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है भैया, कि कुछ जो एम्प्लॉयज है वहां पे क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, है ना, उन्हें इस चीज का एविडेंस मिल चुका है। चीटिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस, एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर द बोनस टू दोज एम्प्लॉयज। मिलना चाहिए क्या उन लोगों को? ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए। 5 नंबर के लिए आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। देखो, सेक्शन नंबर 9 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस के साथ में, है ना, कि कब कब आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपको कब कब बोनस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9 द एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय शेल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रिसीविंग बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, जब वो अपनी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? उसने कोई फ्रॉड किया है, उसने कोई राइटर्स या फिर कोई वायलेंट बिहेवियर करा है प्रेमाइसेस के अंदर, या फिर उसने कोई मिस एप्रोप्रिएशन या फिर सबोटेज किया है किसी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट का। ये जो प्रोविजन है ये बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोनस कमीशन विच स्टेटेड दैट, क्या बोलता है यहाँ पे, ऑल आफ्टर ऑल बोनस कैन ओनली बी शेयर्ड बाय दोज वर्कर्स हु प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड वेलबिंग ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, उनको बोनस दिया जाता है जो इंडस्ट्री के वेलबिंग के लिए काम करते हैं, जिनको जिनको प्रमोट, जिसकी स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, उन लोगों को, नॉट बाय दोज हु पॉजिटिवली एग्जिबिट डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। बोनसेस विदाउट अ डाउट इम्पोज अ ड्यूटी ऑफ गुड बिहेवियर। बोनस तो सिर्फ तभी दिया जाता है जब आप गुड बिहेवियर कर रहे हो, है ना, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो। All right. So in Gammon India Limited versus Niranjan Das 6, the court held that any employee who was dismissed from services, उसे इसलिए हटाया गया है क्योंकि उसने कोई फ्रॉड, कोई रेटर्स या फिर कोई एग्रेसिव बिहेवियर कराया है इन द प्रीमाइस ऑफ द कंपनी, और जिसे गिल्टी माना गया है फॉर थेफ्ट या फिर मिसअप्रोप्रिएशन या फिर सबोटेज ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर्टी, वो डिस्क्वालिफाइड होता है फ्रॉम रिसीविंग बोनस फॉर द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, उसे नहीं मिलने वाला है। अ डिसमिस्ड एम्प्लॉय हु हैज बीन reinstated with big pay has evidently not committed the above crimes and has not been fired as a result, he is entitled। अब भैया ऐसा हो गया कि वो गिल्टी नहीं फाइंड आउट किया गया है या फिर उसने कोई ऐसा कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, तो फिर इन दैट केस उसे फायर नहीं किया, अगर उसे फायर नहीं किया गया है तो फिर उसे बोनस मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अपन ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो हुआ ये था कि दे हैव गॉट द एविडेंस भी उन्हें मिल चुका है कि इन एम्प्लॉयज ने क्या करा है, फ्रॉड किया है, सॉरी थेफ्ट किया है, तो फिर उन्हें निकाल दिया गया है, तो डेफिनेटली उन्हें तो गिल्टी फाइंड आउट हो गए, तो फिर उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी है आपका, वो क्या है, इन 2023। ओके, ड्यू टू अ सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है, पीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अ मिड साइज आईटी फर्म इन इंडिया, डिसाइडेड टू ले ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स वर्क फोर्स। अमंग दोज अफेक्टेड वाज वाई, उनमें से एक कौन था, वाई था। ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर था हु हैड बीन विद द कंपनी फॉर ओवर, जो कि कंपनी के साथ 7 सालों से काम कर रहा था। वाई वाज गिवन अ मंथ नोटिस बिफोर टर्मिनेशन। नोटिस करो इस बात को, उसको 1 महीने का नोटिस दे करके क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। he believes that his termination was unjust, उसको ऐसा लगता है कि भैया ये जो उसके साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है, उसको जस्टिफाइड नहीं हुआ है, वो 7 साल से काम कर रहा था और उसे निकाल दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, वांट्स टू चैलेंज। ठीक है, वो क्या जाना चाहता है, ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछे अभी तक के पूरे पेपर में, एक ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो कि चलो ठीक है, देखते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कैन वाई चैलेंज टर्मिनेशन ड्यू टू द इकोनॉमिक डिसीजन। अगला क्वेश्चन भी यही पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सच डिस्प्यूट, गवर्नमेंट का क्या रोल है भैया इस डिस्प्यूट के अंदर। ठीक है, और क्या क्या रेमेडीज जो है कि वाई को मिल सकती है इफ हिज क्लेम इज अफेल्ड, अगर उसका जो क्लेम है अगर वो सही मान लिया जाता है तो फिर उसको क्या क्या रेमेडीज यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे हैं, देखते हैं। भैया ये याद रखना कि उसको 1 महीने का नोटिस दे करके निकाला है, अचानक से नहीं निकाला है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इवन इन द केस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन द कंपनी मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस, है ना, रिसेशन का टाइम होता है तब भी उसे ड्यू प्रोसेस जो होती है वो फॉलो करनी चाहिए, जो भी एक्ट के अंदर बताई गई है उसको।
अगर मिस्टर वाई को ये लगता है कि जो कंपनी डिड नॉट फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर, अगर उसे लगता है कि कंपनी ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करा है और डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से उसे निकाल दिया है, तो वो चैलेंज कर सकता है। द गवर्नमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इस तरीके के डिस्प्यूट के अंदर। द डिस्प्यूट कैन नॉट बी रिजॉल्व एट द कंपनीज लेवल पे, अगर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो इट कैन बी रिफर्ड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी, को उसे रेफर कर दिया जाएगा। और जो गवर्नमेंट क्या करती है आगे, देन रेफर कर सकती है उस डिस्प्यूट को कंसलेशन ऑफिसर के पास में, जो कि बोर्ड होगा लेबर कोर्ट का, या फिर ट्रिब्यूनल को दे सकती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द राइट ऑफ द वर्कर आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। ओके, आगे क्या बोल रखा है, द एडजुडिकेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय कंसल्टेशन बोर्ड, labor court, court of inquiry, industrial tribunal, national tribunal can take place when a reference to this effect has been made by the appropriate government under section 10. इफ वाई क्लेम्स इज अपहेल्ड, अगर वाई क्या करता है उसे अपहेल्ड कर देता है, तो जो भी रेमेडीज है जो कि अवेलेबल होती है टू हिम कैन इंक्लूड री इन स्टेटमेंट ऑफ टू हिज प्रीवियस पोजीशन, या फिर इसको कॉम्पनसेशन किया जाएगा। द एग्जैक्ट रेमेडी वुड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक्स ऑफ द केस एंड द डिसीजन ऑफ द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक्चुअल में क्या रेमेडी यहाँ पे दी जाएगी। द डिसीजन ऑफ द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज बाइंडिंग ऑन बोथ, देखो जो भी डिसीजन हो जाएगा लेबर कोर्ट का या फिर ट्रिब्यूनल का, वो कंपनी को भी मानना पड़ेगा और मिस्टर वाई को भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं तो इसके आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो दिस आर द 5 क्वेश्चंस जो कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछे गए थे। अब जो आपका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6A, ओके, अपन लोग उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी आपको पूरे 4 क्वेश्चन है और जो कि 5 मार्क्स ईच के हैं, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं, डिफाइन द टर्म EI कोड के बारे में पूछ रहे हैं। विच टाइप ऑफ मैटर आर डिसाइडेड बाय द EI कोड, EI कोड कौन कौन से मैटर्स को डिसाइड करती है उस चीज के बारे में, और EI कोड का मतलब क्या होता है उस चीज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ओके, जस्ट ये रहा जी। एआई कोड का मतलब क्या होता है, देखो सेक्शन 74 ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करती है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड कॉन्स्टिट्यूट करती है उन सभी लोकल एरियाज के अंदर जो कि स्पेसिफिक है उस नोटिफिकेशन के अंदर। द कोड शेल कंस्टिट्यूट ऑफ सच नंबर ऑफ जजेस, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ जजेस एज द स्टेट गवर्नमेंट को लगता है उतने जजेस वहां पे हो सकते हैं। एनी पर्सन हु इज और हैज बिन जुडिशियल ऑफिसर या फिर लीगल प्रैक्टिसर होगा पिछले 5 सालों तक, वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड होता है EI कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकती है सेम कोर्ट फॉर 2 और मोर लोकल एरियाज के लिए, या फिर मोर कोर्ट्स अलग अलग सेम अलग अलग लोकल एरियाज के लिए भी अपॉइंट कराया जा सकता है। और रेगुलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस बिटवीन दैम, ठीक है, उन सारी चीजों को अलग अलग जो भी कोर्ट्स बने हुए सबके वर्क को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। मैटर्स टू बी डिसाइडेड, अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या मैटर्स डिसाइड करते हैं बेटा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेक्शन नंबर 75 ऑफ द एआई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये मैटर डिसाइड, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से डिस्प्यूट होता है और वो किस चीज से रिलेटेड है, वेदर एनी पर्सन इज एन एम्प्लॉय विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, वेदर ही इज लाइबल टू पे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, उस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना है कि नहीं करना है, वो पर्सन मतलब वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, उसको कितना रेट ऑफ वेजेस यहाँ पे दिया जा रहा है, क्या एवरेज डेली वेजेस उसका बनता है, देन रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, किस रेट पे क्या करा जाएगा, कंट्रीब्यूशन करा जाएगा बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, या फिर द पर्सन हु इज और वाज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय, द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एनी बेनिफिट एंड एज टू द अमाउंट एंड ड्यूरेशन देयर ऑफ, ठीक है, कितना जो भी राइट क्या है किसी व्यक्ति का कि उसे कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई भी डायरेक्शंस जो कि इशू करा जाएगा बाय द कॉर्पोरेशन, और उसके ऊपर रिव्यू करना है किसका, पेमेंट का ऑफ द डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। आगे क्या बोल रखा है, एनी अदर मैटर इन विच इज इन द डिस्प्यूट बिटवीन, अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉर्पोरेशन के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, या फिर बिटवीन अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर जो कॉर्पोरेशन उसके बीच में है, या फिर एम्प्लॉय और प्रिंसिपल या फिर इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट है इन रिस्पेक्ट ऑफ किस चीज से रिलेटेड, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कितना यह कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने चाहिए और क्या क्या ड्यूज यहाँ पे पे करने होंगे, ठीक है, उन सारी चीजों से रिलेटेड ये हो सकता है। आगे क्या बोल रखा है इसके अंदर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2A द फॉलोइंग क्लेम्स शैल बी डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, नेमली क्या क्या है, तो पहले तो क्या लिखा हुआ है, क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, है ना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से जो रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन उससे रिलेटेड क्लेम के बारे में डिसीजन होगा। आगे क्या बोल रखा है, इमीडिएट एम्प्लॉयर और जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उससे कैसे रिकवरी करनी है कंट्रीब्यूशन की, क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो कोई भी क्लेम होगा वो, क्लेम अंडर सेक्शन 70 ऑफ द फॉर द रिकवरी ऑफ वैल्यू और अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स जो कि रिसीव्ड करे जाएंगे बाय द पर्सन हु इज नॉट लॉफुली एंटाइटल्ड देयर ऑफ। आगे क्या बोल रखा है, कोई भी क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ एनी बेनिफिट एडमिशेबल अंडर ESI एक्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं अपन लोग इसके अंदर क्या है। 6A का फर्स्ट हमारा हो चुका है।
6A का नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्या है। बी वाला कौन सा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिग वर्कर। अब गिग वर्कर का मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है, वो वर्कर जो कि टेम्परेरी बेसिस पे आपके यहाँ पे काम करता है, जो परमानेंट नहीं है, ठीक है। what are some of the potential benefit or challenges of the gig worker। अब गिग वर्कर को क्या क्या बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस। देखो एक तो पहली चीज तो ये कि भैया टेम्पररी बेसिस पे काम करता है, तो सबसे बड़ी तो अनसर्टेनिटी किस चीज की, कि भैया कभी भी कंटिन्यूटी की अनसर्टेनिटी यहाँ पे होगी, कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकता है। बेनिफिट्स क्या क्या है, तो बेनिफिट्स देखो गिग वर्कर एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे फ्रीलांसर्स जो काम करते हैं, वो किसी के भी साथ भी कितने भी समय के लिए प्रोजेक्ट बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, ऑलराइट। और अपने घर से काम कर सकते हैं, है ना, रिमोटली काम कर सकते हैं, ओके। उनके वर्किंग आवर्स कोई ऐसे फिक्स नहीं होते, फ्रॉम 9 to 5 नहीं होते हैं, ऑलराइट। सो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेनिफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द वॉलंटरी। यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट आर द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। किस चीज से रिलेटेड प्रोविजंस पूछे, विद रिस्पेक्ट टू वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, है ना, कब वॉलंटरी बेसिस पे आप डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिट्रेशन के लिए ले जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग। चलो देखते हैं, आंसर पे आ जाते हैं। देखो गिग वर्कर से रिलेटेड भी मैं एक बार यहाँ से आपको बता देती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी, डाइवर्स तरीके से काम कर सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो डाइवर्स होता है। इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनके ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो गिग वर्कर्स होते हैं वो रिमोटली वर्क करते हैं, कॉस्ट को वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस देखो बेटा क्या है, इनकम इंस्टेबिलिटी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब एक जॉब में होते हैं तो आपको स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को इतना इनकम स्टेबिलिटी नहीं रहती। लैक ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, पेड टाइम ऑफ, ये सारे के सारे बेनिफिट्स उन्हें जनरली नहीं मिलते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये होता है गिग वर्कर्स ऑफन वर्क अलोन, अकेले काम करते हैं, विच कैन लीड टू द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, है ना। आप जब अपनी वर्क ऑफिस में काम करते हैं, अपने वर्किंग जोन में काम करते हैं, तो एक अलग लेवल का कंफर्ट होता है, एक अलग तरीके का डिसिप्लिन होता है। बट व्हेन यू वर्क अलोन, सो एक आइसोलेशन वाली फीलिंग यहाँ पे आपको हो सकती है। जॉब सिक्योरिटी, ये भी उन लोगों के साथ में कम रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी, कभी भी फायर किया जा सकता है, बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट वर्कर्स, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन अपन लोग पढ़ के आए थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर किस तरीके से वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट किया जा सकता है आर्बिट्रेशन को, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है टू अचीव दिस पर्पस सेक्शन नंबर 10A मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस बने हुए हैं, क्या क्या बने हुए हैं, जहां पर भी कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है एंड द सेम हैज नॉट येट बिन रेफर्ड फॉर द एडजुडिकेशन के लिए, अगर उस लेबर कोर्ट नहीं या फिर ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल पे नहीं उसको फॉरवर्ड किया गया है, सो द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन मे रेफर द डिस्प्यूट बाय रिटन एग्रीमेंट के थ्रू आर्बिट्रेशन टू आर्बिट्रेशन स्पेसिफाइंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स, द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो बी नेम्ड बाय द पार्टीज एज आर्बिट्रेटर, where the arbitration agreement provides for a reference of the dispute to the even number of arbitrators, the agreement shall provide for the appointment of another person as umpire who shall enter upon the reference if the arbitrators are equally divided in their opinion, and the award of the umpire shall prevail and shall be deemed to be the arbitration award for the purpose of the act। देखो क्या बोल रखा है कि आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। अब इक्वल नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं और अगर डिसीजन नहीं निकल करके आ रहा हो तो आप अंपायर यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, और जो भी डिसीजन अंपायर का होगा वही क्या होगा, फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा, दोनों ही पार्टीज को यहाँ पे मानना होगा। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall be in such form and shall be signed by the parties। देखो आप एग्रीमेंट बना करके ही इस तरीके का डिसीजन लोगे, क्योंकि आप नेशनल ट्रिब्यूनल या फिर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नहीं जा रहे हो, है ना, आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाना होगा। इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो कॉपी है वो फॉरवर्ड करनी पड़ती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर कंसल्टेशन ऑफिसर को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच कॉपी पब्लिश द सेम टू द ऑफिशियल गजट। जैसे उनके पास में कॉपी आ जाती है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना होगा। According to section 10A 3A, wherein an industrial dispute has been referred to arbitration and appropriate government अगर क्या हो जाती है, satisfy हो जाती है that the person making the reference represent the majority of each party, को क्या कर रहा है, वो represent कर रहा है, तो appropriate government within the time जो भी referred किया गया है, एक notice यहाँ पे क्या कर देंगे, issue कर देंगे prescribed manner के अंदर, the employer and the workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned within the dispute shall be given an opportunity of presenting their case the before the arbitrator or arbitrators, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति है वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं। द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स शेल इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिस्प्यूट को सबमिट करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, आर्बिट्रेशन का अवार्ड, जो भी अवार्ड का मतलब क्या होता है, डिसीजन जो भी उन्होंने क्या करा है, फाइनल किया है। वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज बीन रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन एंड अ नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर प्रोहिबिट द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी स्ट्राइक, प्रोहिबिट कर सकती है अपने ऑर्डर के थ्रू स्ट्राइक और लॉकआउट को रोक सकती है, विद सच डिस्प्यूट व्हिच मे बी इन एग्जिस्टेंट ऑन द डेट ऑफ रेफरेंस। नथिंग इन द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 shall apply to the arbitrations under this section।
ठीक है। सेक्शन आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। 6A का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपसे क्या पूछा है बेटा? सोशल सिक्योरिटी से पूछा है। सोशल सिक्योरिटीज इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 14 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट हाउ डज आर्टिकल नंबर 43 को आपको यहाँ पे बताना है, जो कि किस चीज के बारे में बताता है? स्टेट टू सिक्योर लिविंग वेज। ठीक है, आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। चलिए जी, तो आर्टिकल नंबर 43 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लीगलाइजेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल द वर्कर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और otherwise work a living wage condition of worker, ensuring a decent standard of life and full-time employment, leisure and social and cultural opportunities. In particular, the state is to promote cottage industries को promote करना, या फिर on individual या फिर cooperative basis पे, कहाँ पर? rural area के अंदर obligation impose करता है towards ensuring the provision of living wages के provisions related in all the sector as well as acceptable conditions of work, है ना? working conditions कैसे होनी चाहिए? acceptable nature की होनी चाहिए। this provision indicates the revolutionary doctrine that employees are entitled as a right to certain relief। उन्हें कुछ certain reliefs यहाँ पे मिलने चाहिए। लिविंग वेज का यहाँ पे आपको मतलब बताया है, वो वेज जो कि इनेबल करती है मेल अर्नर्स को टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट merely the bare essentials of food, clothing और shelter, बट इसी के साथ साथ उनके बच्चों की एजुकेशन, उन्हें प्रोटेक्ट करना, बीमारी से उन्हें बचाना, रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल सोशल नीड्स की जो उन्हें जरूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करना। इसके अलावा मेजर ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द मोर इंपॉर्टेंट मिसफॉर्चून्स इंक्लूडिंग ओल्ड एज। ठीक है, जो कुछ मिसफॉर्चून आपकी लाइफ में होते हैं उनसे भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। मिनिमम वेज ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है जस्ट सफिशिएंट टू कवर द बेयर फिजिकल नीड्स ऑफ अ वर्कर एंड हिज एम्प्लॉयज। मिनिमम वेजेस इज टू बी फिक्स्ड इन एन इंडस्ट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी टू पे। ठीक है, मिनिमम वेजेस तो सभी को पे करना होगा, इरिस्पेक्टिव कि भैया वो पे करने की कैपेबल है या नहीं, ये इतना मिनिमम तो आपको पे करना होगा। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज क्या एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, डज नॉट इम्पोज द अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू कैरी ऑन अ trade guaranteed by Article 19(1)(g। Okay, this is how आपका जो ये पूरा पेपर है जून 2024 का बच्चा वी हैड कंप्लीटेड। मैंने आपके साथ में प्रीवियस ईयर का पूरा के पूरा पेपर डिस्कस किया है।